हेलो दोस्तों, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान के अगले टॉपिक पर आज चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि हम किस पे आज चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति की शक्तियां हम लोगों ने पढ़ी थी अभी तक, उन्हीं शक्तियों में एक शक्ति और हम पढ़ने वाले हैं आज कि राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं वो कितने प्रकार की क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं और राष्ट्रपति इन क्षमादान शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है। राष्ट्रपति जो है इन क्षमादान शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है, किन किन माध्यम से करता है, क्या कैसे राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति के लिए आवेदन करेंगे, कैसे याचिका को डालेंगे कि ये किस संदर्भ में कहीं ना कहीं काम करती है। अमेरिका की तुलनात्मक आधार पर अगर हम देखें तो अमेरिका में भी क्षमादान की शक्ति है, लेकिन अमेरिका और भारत में जब दोनों देशों में जब तुलना करेंगे तो भारत की क्षमादान शक्तियां अलग और कहीं ना कहीं अमेरिका की क्षमादान शक्तियों को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका का जो संविधान है उसमें भी राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं और जब राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं तो वो एक साधारण प्रोसेस है एकदम कि राष्ट्रपति किसी भी अपने घनिष्ठ या किसी मिलने वाले को या अपने रिश्तेदार को किसी भी अपराध में अगर कोई व्यक्ति सजा प्राप्त है तो वो क्या काम करता है, वो उसको सजा उसकी माफ कर देता है। अमेरिका में सिंपल है। अमेरिका में क्या रहता है कि अगर कोई रिश्तेदार उसका है, जेल में बंद है, सजा काट रहा है, किसी अपराध में लिप्त पाया गया है, तो वो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है, वो उसको क्षमा कर देता है क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करके। तो ऐसे ही बिना किसी प्रोसेस के क्षमा कर देता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे तो इस शक्ति का प्रयोग हो सकता है कि राजनीतिक जो विषमताएं देखने को मिलती हैं, राजनीति में जो लोगों के आपस में मनमुटाव के चलते जो दुश्मनियां देखने को मिलती हैं, ऐसी स्थिति में ये शक्ति का प्रयोग नाजायज तरीके से भी किसी के ऊपर किया जा सकता है। तो भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारतीय संविधान में जो क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति डायरेक्ट कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बात की है, हम लोगों ने भारतीय संविधान में हम लोगों ने पढ़ा जरूर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा करने की कहीं ना कहीं शक्तियां दी गई हैं और वो 5 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग वह अपने विवेक के आधार पर नहीं करता है। राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग जो है ये किस आधार पर करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। जैसे मैंने बोला कि प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्पष्ट ये हो गया ना कि राष्ट्रपति जब इन शक्तियों का प्रयोग करेगा तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सलाह परामर्श लेना इसके लिए कहीं ना कहीं आवश्यक होगा। अर्थात अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति जो है इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री के पास याचिका डायरेक्ट नहीं जाती है। ये याचिका किसके पास जाती है, फिर वह मंत्रालय उस पर विचार विमर्श करके फिर सलाह देता है और सलाह के बाद राष्ट्रपति कहीं ना कहीं इस शक्ति का प्रयोग करता है। तो हम लोग इसी शक्ति के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान शक्तियां दी गई हैं वो किस संदर्भ में कार्य करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्तियां हैं ये किस संदर्भ में, राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्तियां हैं ये किस संदर्भ में है, क्या कोई न्यायिक शक्ति न्यायिक संदर्भ में है? बिल्कुल नहीं है ऐसा, क्योंकि भारत में न्यायिक व्यवस्था जो है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कहीं ना कहीं सर्वोच्च व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है और उसके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान है और सजा का प्रावधान जब दिया गया है तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि जब सजा हमारे यहाँ पे कोर्ट ने दे दी है, अगर कोर्ट ने कोई सजा सुना दी है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस कोर्ट से भी ऊपर है। इस संदर्भ में इस परिभाषा को बड़ा कायदे से कहीं ना कहीं आपको समझ के चलना है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, उसके ऊपर कोई न्यायपालिका नहीं है। ये मानवीय आधार पर कहीं ना कहीं एक इस वजह से राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति दी गई है कि अगर न्यायालय द्वारा किसी त्रुटिपूर्ण किसी गलती के चलते कहीं ना कहीं इसको सजा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भी जीवन जीने का अधिकार है। इस वजह से वह व्यक्ति क्या करेगा, वह व्यक्ति अपनी याचिका को दायर करेगा और याचिका को दायर करने के बाद वो अपने आप को कहीं ना कहीं बोलेगा, अपने कहीं ना कहीं साक्ष्यों के आधार पर बोलेगा कि साहब हमें कहीं ना कहीं माफी दे दो या हमें कहीं ना कहीं हम जो दया याचिका कहीं ना कहीं डाल रहे हैं
इस दया याचिका के माध्यम से हमें जो सजा मिली है उस सजा को या तो कम कर दिया जाए या फिर उसको माफ कर दिया जाए। तो ये याचिका जो होती है वो किस मंत्रालय में जाती है? याचिका जब डालेगा याची तो कहाँ जाएगी? मंत्रालय में। डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास जाएगी या राष्ट्रपति के पास जाएगी या गृह मंत्री के पास जाएगी? अगर आपसे पूछूं कि बताओ, जब कोई व्यक्ति या उसका कोई परिजन जब उस व्यक्ति को जब क्षमा याचना या दया याचिका कहीं ना कहीं डालनी होगी तो ऐसी स्थिति में वो दया याचिका किसके लिए डालेगा? तो आपको मैंने बोला गृह मंत्रालय के लिए डालेगा, या फिर रक्षा मंत्रालय के लिए डालेगा, प्रधानमंत्री को डायरेक्ट देगा, या फिर राष्ट्रपति को डायरेक्ट दे देगा। तो इन संदर्भ में हम लोग चर्चाएं करने वाले हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों की, जब बात कर रहे थे तो जैसे हमने बोला कि राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां दी गई हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 को और अनुच्छेद 72 को कहीं ना कहीं समझने का प्रयास करेंगे पहले, कि क्षमादान शक्तियां जो दी गई राष्ट्रपति को, जो क्षमा करने की शक्तियां दी गई, क्षमा दान शक्ति जो राष्ट्रपति को दी गई, क्षमादान शक्ति जो राष्ट्रपति को दी गई है, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां दे दी गई हैं। लेकिन अनुच्छेद 50 है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, क्या बोल रहा है? न्यायपालिका और कौन? कार्यपालिका। न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है, पालिका जो है, ये क्या है? ये पृथक हैं। ना तो न्यायपालिका के काम में कार्यपालिका हस्तक्षेप करेगा और ना ही कार्यपालिका के कार्य में न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगा। अर्थात दोनों के दोनों क्या है? ये आपस में दोनों पृथक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ये चीज ध्यान रखना। लेकिन जब न्यायपालिका की व्यवस्था भारत में है तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, वही हम लोग कहीं ना कहीं चर्चा करने वाले हैं कि जब न्यायपालिका भारत में जब न्याय कर दिया भारत में, फिर ये जो क्षमा याचना है या दया कहीं ना कहीं याचिका है, ये भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को किस संदर्भ में कहीं ना कहीं दी गई है। तो दया याचिका की जब हम लोग बात करें तो दया याचिका की जब हम लोग बात करेंगे तो अन्य देशों में, बहुत सारे देशों में दया याचिका का प्रचलन चल रहा है। तो जैसे अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका के संदर्भ में जब दया याचिका की बात करेंगे तो अमेरिका के संदर्भ में दया याचिका बिल्कुल साधारण प्रक्रिया से, कि दया याचिका की जो कहीं ना कहीं सीधा जो दया याचिका जो होती है वहां पर सीधा राष्ट्रपति के लिए प्रेषित की जाती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वहां अगर कोई भी व्यक्ति, आवेदक या स्वयं जो सजा प्राप्त व्यक्ति है वह व्यक्ति, या फिर उसका कोई परिजन व्यक्ति जो याचिका दायर करेगा, वो कौन होगा? या तो स्वयं करेगा वो, और या तो उसका कोई परिजन जो होगा वो याचिका को दायर करेगा। जब वो याचिका को दायर करेगा तो वह याचिका अमेरिका में डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या काम करता है? उस याचिका को स्वीकार करने के बाद में, या राष्ट्रपति चाहे तो उसको क्षमा भी कर सकता है और ना चाहे तो उसको नहीं भी क्षमा कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि यदि राष्ट्रपति का कोई मिलने वाला कोई व्यक्ति राजनीति कारणों से कोई व्यक्ति मिलने वाला अपराध के मामले में लिप्त है, उसको कोर्ट ने सजा सुना दी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में बोला जाएगा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, राष्ट्रपति तो अपना है, तो उसको कहीं ना कहीं क्या हम लोग कहीं ना कहीं उसकी जो सजा है वो माफ कर देंगे या करवा देंगे। तो ऐसी स्थिति में अपराध को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। अमेरिका में डायरेक्ट कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ही निर्णय लेगा, और राष्ट्रपति क्या काम करेगा? व्यक्ति की क्षमा याचना या दया याचिका को स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो अभी हाल ही फिलहाल के जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने अपने दामाद, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने अपने दामाद को अभी कहीं ना कहीं इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं अपराध से मुक्त कर दिया। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या है कि अमेरिका की तुलना में भारत में जब हम लोग देखेंगे तो वहां पर रिश्तेदार कहीं ना कहीं उसका सगा दामाद है, और सगे दामाद ने क्या काम किया है? इस याचिका का मतलब इस क्षमादान शक्ति का प्रयोग करके किसी अपराध में लिप्त जो पाए गए थे उनके दामाद, उनको कहीं ना कहीं अपराध से मुक्त कर दिया। ये शक्ति का प्रयोग अमेरिका में इस प्रकार से हुआ। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो भारत के संदर्भ में यदि कोई व्यक्ति अपराध में लिप्त पाया जाता है या अपराध हो जाता है उस व्यक्ति से, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति हमारे भारत में जब दया याचिका कहीं ना कहीं दायर करेगा, तो दया याचिका हमारे यहाँ जब दायर करेगा तो वह स्वयं करे या उसका कोई परिजन करेगा, तो वह दया याचिका जो है हमारी कहाँ जाएगी? सबसे पहले वह दया याचिका हमारी कहाँ जाएगी? वह गृह मंत्रालय जाएगी, और गृह मंत्रालय में जाने के बाद दया याचिका उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, और विचार विमर्श करने के बाद में प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति से कहीं ना कहीं उसकी जो सजा है उसको कम करवाया जा सकता है। तो भारत का प्रोसेस और अमेरिका की तुलना में आपने देख लिया
कि अमेरिका और भारत में, अमेरिका में डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपराध में लिप्त पाए गए व्यक्ति को क्या हो सकता है, अपराध में लिप्त पाए गए, कोर्ट ने उसको सजा दे दी है, और ऐसे सजा प्राप्त व्यक्ति को अमेरिका में सजा से कहीं ना कहीं इस तरीके से मुक्त किया जाता है। और भारत में एक लंबा प्रोसेस है, और वो प्रोसेस क्या, याचिका को डालो, याचिका सबसे पहले गृह मंत्रालय जाएगी, याचिका पर विचार किया जाएगा, और याचिका पर विचार करने के बाद में फिर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति से क्या होगा, फिर प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति से उस याचिका के आधार पर उसको क्षमा दिलवाया जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास पांच प्रकार की क्षमादान की शक्तियां हैं। लेकिन आप इस चीज को और स्पष्ट करो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में, कि जैसे मैंने आपको बोला, और मैंने बोला आपको कि यहां पर जो दया याचिका है वो कौन, वो दया याचिका गृह मंत्रालय गई, और गृह मंत्रालय से वह दया याचिका प्रधानमंत्री के माध्यम से कहां जाएगी, राष्ट्रपति के पास जाएगी। और जब प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति के पास जाएगी तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का परामर्श मानेगा। हमारे भारत में क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री का परामर्श मानेगा। जैसे आपने देखा होगा अनुच्छेद 74, एक आपने कौन सा देखा होगा, एक आपने देखा होगा अनुच्छेद 74 जो है ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं क्या कहता है, अनुच्छेद 74 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 74 में जो मंत्री परिषद है, तो मंत्री परिषद अनुच्छेद 74 में क्या बोलता है, अनुच्छेद 74 में बोला है मंत्री परिषद जो है, कौन, मंत्री परिषद जो है, परिषद जो है ये किसके, मंत्री परिषद की सलाह, मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए, मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा। मतलब सीधी सी बात, स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 में जिस मंत्री परिषद की बात कही गई, उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है, राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है। मतलब कि वो मानेगा ही मानेगा। किस संविधान संशोधन द्वारा, जैसे आपने देखा होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये सरकार कब की, किस सरकार की बात हो रही, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी 1976 में, तो इन्होंने क्या काम किया था, राष्ट्रपति के सारे अधिकारों को खत्म कर दिया था। अर्थात राष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा, वह प्रधानमंत्री की सलाह मानेगा ही मानेगा। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं सलाह ना मानने का प्रावधान जितने थे वो उन्होंने खत्म कर दिया। किस संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लेकिन जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार जब बनी थी तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक संविधान में संशोधन किया, और वो संविधान संशोधन कौन सा, उन्होंने किया 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। और 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इस संविधान संशोधन में क्या किया गया था, इस संविधान संशोधन में जो राष्ट्रपति है उसको एक अधिकार दिया गया, और वो अधिकार क्या दिया गया कि जब सलाह राष्ट्रपति के पास आएगी तो उस सलाह को एक बार वापस कर सकता है। जब सलाह राष्ट्रपति के पास आएगी कि आप ऐसा कार्य करिए, तो राष्ट्रपति एक बार क्या कर सकता है, एक बार उसको वापस कर सकता है या लौटा सकता है। लेकिन सलाह अगर दोबारा फिर से आई, राष्ट्रपति ने बोला कि ठीक है हम आपकी बात से सहमत है लेकिन इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लो, और वह सलाह उन्होंने वापस कर दी, और लेकिन वह सलाह बिना संशोधन के फिर से राष्ट्रपति के पास जब आएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए अब बाध्यकारी होंगे। ऐसा प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया था, ऐसा प्रावधान 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। तो हमने आपसे कहीं ना कहीं बात की थी कि थोड़ा सा क्लास लंबी हो सकती है आज की, और हम लोग कोशिश करेंगे पूरा टॉपिक इसी कहीं ना कहीं एक ही वीडियो में संपन्न किया जाए। तो हम लोग बात करते हैं जैसे राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो किस संदर्भ में परिभाषित की गई हैं, और इन शक्तियों का प्रयोग कैसे राष्ट्रपति करता है, डायरेक्ट नहीं करता है। इन शक्तियों का प्रयोग कैसे मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पर राष्ट्रपति जो है हमारे भारत में इन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्तियां दी गई, तो किस भाग में दी गई हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का प्रावधान भाग 5 में है
और जब भाग 5 में राष्ट्रपति का प्रावधान है, तो इसी भाग में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां कहीं ना कहीं यहाँ पर दी गई हैं। जैसे दूसरे संदर्भ में अगर हम लोग और भी थोड़ा सा इसमें समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखना है कि राष्ट्रपति जो है, जो क्षमा कर रहा है, वो किस आधार पर कर रहा है। राष्ट्रपति जो क्षमा करेगा वो किस आधार पर करेगा, मंत्रिमंडल के परामर्श पर, और मंत्रिमंडल जो कहीं ना कहीं निर्णय लेगा उसके आधार पर राष्ट्रपति जो है किसी भी दोष या किसी भी दोष सिद्ध अपराधी को उस अपराध से मुक्त कर सकता है। और कितने प्रकार से मुक्त कर सकता है, तो ये कहीं ना कहीं क्षमा कर सकता है। कितने प्रकार से मुक्त कर सकता है, 5 प्रकार से कहीं ना कहीं मुक्त कर सकता है। और सलाह मानेगा, और सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा, उसका कहीं ना कहीं जो निर्णय हो मंत्रिपरिषद का, वह निर्णय जो है वह मानेगा कौन, वह कौन मानेगा, वह राष्ट्रपति मानेगा। किस केस के आधार पर, मारूराम बनाम भारत संघ। किस केस के आधार पर, मारूराम बनाम भारत संघ। और धनंजय बनाम आपका कौन सा है, धनंजय बनाम आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा है, धनंजय बनाम आपका पश्चिम बंगाल। इस मंत्रिमंडल में आपका जो गृह मंत्री होगा, कौन होगा, इस मंत्रिमंडल में जो आपका गृह मंत्री होगा उसी के पास दया याचिका जाएगी। दया याचिका जो जाएगी, जो दया याचिका जाएगी वो किसके पास जाएगी, गृह मंत्री के पास जाएगी। और गृह मंत्री ही क्या करेगा, स्वीकार करेगा। दया याचिका अगर आई, गृह मंत्री क्या करेगा, स्वीकार करेगा। मतलब गृह मंत्री जो होगा यही दया याचिका को स्वीकार करेगा। दया याचिका सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कहीं ना कहीं, दया याचिका कितनी बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार। दया याचिका अगर आएगी तो कितनी बार आएगी, एक बार। अगर एक बार इसने, गृह मंत्रालय ने अगर इसको अस्वीकृत कर दिया, तो दोबारा आप दया याचिका आप नहीं भेज सकते, दोबारा आपकी दया याचिका को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको जो सजा मिली है वो आपको सजा काटनी ही पड़ेगी। तो सीधी सी बात मैंने बोला कि जो दया याचिका है वो किसके पास आएगी, गृह मंत्री के पास आएगी। गृह मंत्री किसके पास, किसको, प्रधानमंत्री के माध्यम से फिर राष्ट्रपति। अर्थात यही बात तो यहाँ पर बोली गई है कि जो आपका मंत्रिमंडल निर्णय लेगा उस निर्णय को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा, यहाँ पर बाध्यकारी होगा। किस याचिका की बात कर रहा है ये, क्षमा याचिका के संदर्भ में कहीं ना कहीं इसकी बात यहाँ पर कर रहा है। जैसे मैंने अभी और भी बातें हम लोग कहीं ना कहीं करने वाले हैं कि इस संदर्भ में अगर हम लोग और भी कहीं ना कहीं चीज़ों को देखें तो इन चीज़ों को कैसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने बात की थी, राष्ट्रपति के पास जो दया याचिका है वो कितने प्रकार की हैं। भारत में राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की दया याचिका हैं, और उन दया याचिका का प्रयोग किन किन माध्यम से कर सकता है, कितने प्रकार से व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है वो क्षमा कर सकता है। जैसे आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में क्या दिया गया है, यहाँ पर राष्ट्रपति को दया या क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति को क्या दी गई हैं, क्षमादान की शक्तियां दी गई। किस अनुच्छेद में दी गई हैं, अनुच्छेद 72 में दी गई हैं। और क्या कह रहा है, यह शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग की जाती है और इसमें मौत की सजा को भी माफ करने का अधिकार शामिल है। मतलब अगर किसी को मृत्युदंड दे दिया गया है, तो ये मृत्युदंड जब किसी व्यक्ति को दे दिया जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं राष्ट्रपति माफ कर सकता है। किसी को आजीवन कारावास अगर हो गया है तो उसको भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। किसी को कहीं ना कहीं आजीवन कारावास हो गया तो किसी व्यक्ति को माफ भी कर सकता है या उसकी सजा को कम भी कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं 5 प्रकार के जो कहीं ना कहीं अधिकार जो दिए गए राष्ट्रपति को, ये दिए गए किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 72 में। यहाँ बोला जिससे व्यक्ति अपराध से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। तो अपराध से पूरी तरह मुक्त अगर होता है तो वो किस में होगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं जब राष्ट्रपति कौन सी शक्ति का प्रयोग करे, राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियों में जब राष्ट्रपति पूर्ण रूप से क्षमा कर दे तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अपराध से पूरी तरह मुक्त व्यक्ति माना जाएगा। अगर हम आपसे बात करें कि जो राष्ट्रपति है वह किनके द्वारा बनाई गई विधियों का उल्लंघन करने पर, किनके द्वारा बनाई गई विधियों का उल्लंघन करने पर वह व्यक्ति जो सजा पा रहा है, तो ऐसे संदर्भ में उस व्यक्ति को राष्ट्रपति माफ करेगा। किन आधार पर माफ करेगा कि राष्ट्रपति जो है किन किन विषयों पर जो विधि बनाई गई हैं उन विषयों पर कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जे आप जो कहीं ना कहीं संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है और संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है, तो ध्यान रखने योग्य बात क्या है आपके लिए कि अगर कोई भी संघीय आधार पर, मतलब कि अगर कोई भी संघ सरकार ने
संघ सरकार ने क्या काम किया है, संघीय आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो संघ सरकार द्वारा बनाए गए कानून, संघ के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन किया किसी ने और उसको उस कानून का उल्लंघन करने पर सजा हुई है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। दूसरा, समवर्ती सूची, एक कौन से, समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले कानून, जितने भी आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत जो कानून आएंगे उन कानून में व्यक्ति ने अपराध किया है, जिस कानून को केंद्र और राज्य दोनों ने मिलकर बनाया, उस पर भी राष्ट्रपति दया याचिका कहीं ना कहीं स्वीकार कर सकता है, दया कर सकता है, माफ कर सकता है। और दूसरा, जो आपके संघ सूची के विषय होंगे उन पर तो राष्ट्रपति करेगा ही करेगा। दूसरा, अगर आपसे पूछे हम लोग राज्य आधार पर, अगर पूछें आपसे हम कि राज्य आधार पर, तो राज्य आधार पर अनुच्छेद 161 है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 161। तो ये किसके लिए दिया गया है, राज्यपाल के लिए दिया गया है। और राज्यपाल के लिए जब ये दिया गया है तो ध्यान रखना, जो भी आपके राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन विषयों पर कहीं ना कहीं क्षमा याचना जो देता है वो कौन देता है, राज्यपाल देता है। किस विषय पर देता है, राज्य सूची के विषय पर जो दया याचिका स्वीकार करता है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर दया याचिका किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए कहीं ना कहीं भेजी जाती है। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के पास तो पूर्ण रूप से क्षमा करने का भी अधिकार है, राष्ट्रपति के पास पूर्ण रूप से क्षमा करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के पास किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड अगर दे दिया जाता है तो उस व्यक्ति को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल के पास यहाँ पर नहीं है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमा याचिका में अंतर कितना है। राष्ट्रपति जो है वो संघ के द्वारा बनाए गए कानून या समवर्ती सूची के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को ही माफ नहीं करता है। राष्ट्रपति जो है संघ के द्वारा बनाए गए कानून, समवर्ती सूची के द्वारा बनाए गए कानून के साथ साथ हमारे यहाँ पर जो मिलिट्री के जो लॉज हैं, जो आपके कहीं ना कहीं जो फौज के जो कानून होते हैं उन कानून के तहत अगर कोई वहां पर अपराध करता है, उनका उल्लंघन करता है, तो यहाँ पर उनको भी माफ करने का अधिकार किसको दिया गया, राष्ट्रपति को दिया गया। अर्थात अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो मार्शल कोर्ट के द्वारा सुनाई गई सजा को भी माफ कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। दूसरा, मार्शल कोर्ट अपने आप में ही कहीं ना कहीं एक अलग चीज है कि मार्शल कोर्ट जो होता है ये फौज का कहीं ना कहीं कानून होता है। जो फौज का कानून होता है ये अपने आधार पर कैसे काम करता है, किन किन आधारों पर कार्य करेगा। जैसे मैंने बोला, एक आपका होता है क्या, मार्शल लॉ होता है। क्या होता है, मार्शल लॉ होता है। तो मार्शल लॉ बोले तो फौज का कानून होता है। क्या होता है, ये फौज का कानून होता है। और जो फौज का कानून होता है इसको हम लोगों ने मार्शल लॉ कह दिया। और मार्शल लॉ जो होता है ये कहीं ना कहीं कहां प्रभावी होता है, ये होता है हमारा मार्शल कोर्ट में होता है। कहां पे होता है, ये मार्शल कोर्ट में होता है। फौज का कानून जो होता है ये कहां पर प्रभावी होता है, मार्शल कोर्ट में होता है। मार्शल कोर्ट बोले तो जो सजा, जैसे अपने यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपका हाई कोर्ट है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, ऐसी फौज का कोर्ट इसको कह सकते हैं हम लोग। इसको क्या कह सकते हैं, फौज का कोर्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फौज का कोर्ट कह सकते हैं। अगर आपने किसी भी व्यक्ति ने मार्शल लॉ का उल्लंघन किया है, किसका उल्लंघन किया है, अगर किसी ने यहाँ पर मार्शल लॉ का उल्लंघन किया है तो उसको जो सजा होगी वो कौन सुनाएगा, उसको सजा मार्शल कोर्ट सुनाएगा। कौन सुनाएगा, उसको सजा मार्शल कोर्ट सुनाएगा। इसका मतलब क्या, फौज का कोर्ट। जो फौज में कहीं ना कहीं जो सजा सुनाई जाती है किसी अपराध को करने के बाद, जो फौज में सजा सुनाई जाती है वो कहाँ सुनाई जाती है, मार्शल कोर्ट में सुनाई जाती है। और ये फौज का कानून है। फौज का कानून कहाँ का विद्यमान होता है, फौज का कानून कहाँ का विद्यमान होता है, जहां फौज रहती है उन समस्त क्षेत्रों में फौज का कानून विद्यमान होता है। अर्थात जहां जहां फौज के कहीं ना कहीं जहां जहां फौज की छावनी होगी, जहां उनके आवास होंगे, जहां उनका कहीं ना कहीं क्षेत्र होगा, उस जगह सदैव कहीं ना कहीं क्या होता है, एक कानून प्रभावी होता है। और वो कौन सा कानून प्रभावी होता है, मार्शल लॉ लागू होता है। मतलब जितना भी फौज का क्षेत्र होगा, जो बाउंड्री फौज के अंदर होगी, तो वहां पर आपके सारे अधिकार का हनन होगा। वहां पर सारे अधिकार किसके प्रभावी होंगे, वहां पर सारे अधिकार किसके, मार्शल लॉ के प्रभावी होंगे। मतलब सीधा सा कहने का तात्पर्य है
कि यदि मार्शल कोर्ट के द्वारा सुनाई गई कोई भी सजा होगी तो उसको उस सजा को, अगर मार्शल कोर्ट ने कोई सजा सुनाई है, जैसे अगर आपको मार्शल कोर्ट के माध्यम से कोई सजा हो गई है तो इस सजा के बाद में आप अपील अगर करेंगे, अगर आप अपील करते हैं कि हम मार्शल कोर्ट के द्वारा सुनाई गई सजा से हम सहमत नहीं है, तो आप अपील ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं, ना ही आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं और ना ही आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि मार्शल कोर्ट के द्वारा जब सजा हो जाएगी आपको, तो मार्शल कोर्ट के द्वारा आप जब सजा हो जाएगी तो ना तो आप यहाँ पर जिला न्यायालय में कर सकते हैं, जिला न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं, और ना ही आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में भी नहीं कर सकते, और ना ही आप उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ये अगर यहां से सजा अगर हो गई है तो अब यहीं से आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति है। अगर आपको मार्शल कोर्ट के द्वारा अगर सजा हो गई है तो मार्शल कोर्ट की सजा को माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसका मतलब आपने समझा होगा कि अगर कभी भी कोई फौज के कानून के तहत मार्शल कोर्ट में जब व्यक्ति को सजा हो जाती है तो उसको अब कौन माफ कर सकता है? उस व्यक्ति को अब सिर्फ राष्ट्रपति माफ कर सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका इसकी नहीं डाल सकते, क्योंकि मार्शल कोर्ट के द्वारा सुनाई गई सजा जो होती है उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं करता है। क्लियर होती बात है? जैसे हम लोगों ने बातें की थी कि जो राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो कौन कौन सी शक्तियां, किस किस संदर्भ में राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्तियां दी गई, किन किन संदर्भों में यहाँ पर दी गई हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं समझ लेते हैं। जैसे हमने बोला था, राष्ट्रपति को जो क्षमादान शक्तियां दी गई कितने प्रकार की दी गई हैं? 5 प्रकार की राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे आपका क्षमा, नंबर 2 पे आपकी कौन सा? लघुकरण, नंबर 3 पे आपका परिहार, नंबर 4 विराम और नंबर 5 पे प्रविलंबन है। इनको विस्तार पूर्वक समझेंगे। राष्ट्रपति जो है क्षमा करता है तो किसको? सैन्य न्यायालय, जितने भी आपके सैन्य न्यायालय होते हैं, न्यायालय होते हैं, उनके द्वारा सुनाई गई सजा को भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति जो है। सैन्य न्यायालय के अलावा जो आपके संघ सूची के विषय जितने भी होंगे उनका उल्लंघन करने पर जो न्यायालय ने सजा सुनाई होगी उनको भी माफ कर सकते हैं। तीसरा, समवर्ती सूची के विषयों पर बने कानूनों का उल्लंघन करने पर जिस व्यक्ति को सजा होती है उसको भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। क्लियर होती बात है इतनी? दूसरी अगर हम संदर्भ में बात करते हैं कि सैन्य न्यायालय को हम एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे कि सैन्य न्यायालय क्या होता है, मार्शल कोर्ट क्या होता है। मार्शल कोर्ट जब कहीं ना कहीं होता है तो ऐसी स्थिति जब बन जाती तो कहाँ कहाँ पर मार्शल कोर्ट होगा और किन परिस्थितियों में मार्शल कोर्ट काम करेगा। मार्शल कोर्ट जब भी होगा ना, जब मार्शल लॉ कहीं होगा, और जब मार्शल लॉ लगा होगा तो ऐसी स्थिति में अब सुनवाई वहां पे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं करेगा। फौज की सुनवाई हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, उनका खुद का कोर्ट होगा और उस कोर्ट को हम लोग कहेंगे क्या? मार्शल कोर्ट कहेंगे। और जहां फौज हो, जहां कैंटोनमेंट हो, समझ लेना आपके सारे कानून खत्म। अगर आप फौज के क्षेत्र में गए और वहां पर जाने के बाद में अगर आपने अपना कहीं ना कहीं जो सिविलियन का कहीं ना कहीं जो कानून का प्रयोग करने का प्रयास किया तो वहां पर आपके किसी कानून का वहां पर प्रयोग नहीं होगा। वहां पर कैंट के अंदर जाने पर आपके सारे अधिकार क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। वहां पर किसका कानून चलेगा? वहां पर कानून चलेगा किसका? सैन्य कानून चलेगा, अर्थात कौन सा? मार्शल लॉ लागू होता है। तो आपने देखा अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की शक्तियां दी गई हैं? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं। तो जो 5 प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के पास जो दी गई हैं वो उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति कैसे कैसे करता है इसको कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे। जैसे भी हम लोगों ने चर्चाएं की थी कि यहाँ पर जो बात की गई थी राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के संदर्भ में अभी हम लोगों ने जो समझा है वो क्या क्या समझा? अनुच्छेद 72 के संदर्भ में समझ लिया था। अनुच्छेद 72 के संदर्भ में किसको? राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति का अधिकार दिया गया है। कौन से? अनुच्छेद 72 के संदर्भ में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का प्रावधान दिया गया और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान शक्ति का प्रयोग दिया गया है। तो राज्यपाल क्या मार्शल कोर्ट के द्वारा सुनाए गए फैसले की सजा को माफ कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ध्यान रखना, राज्यपाल के पास ना तो मृत्युदंड की सजा को माफ करने का अधिकार है और ना ही राज्यपाल के पास
जो मार्शल कोर्ट के द्वारा सुनाई गई सजा होती है उसको माफ करने का अधिकार है। तो राज्यपाल के पास जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो कैसी हैं, ये सीमित हैं। राज्यपाल के पास जो क्षमादान की शक्तियां हैं ये सीमित हैं। राष्ट्रपति के पास इन 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति के अलावा भी कहीं ना कहीं और भी शक्तियां कहीं ना कहीं दी गई हैं। और वो कौन सी शक्तियां दी गई हैं, जैसे मार्शल कोर्ट में सुनाई गई सजा को भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्तियों को प्रयोग करता है तो कैसे करता है, जैसे मैंने बोला क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग जो करेगा वो किस आधार पर करेगा और किन किन सजाओं पर कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, संघीय विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दंड। किसी व्यक्ति को संघ के द्वारा बनाई गई कोई भी विधि जो है, संघ के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून है, उस कानून का जब कोई व्यक्ति उल्लंघन कर देता है तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसको जब प्रस्तुत किया जाएगा, उस पर दोष सिद्ध हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अब वह क्या हो गया, उस पर जब दोष सिद्ध हो गया तो अपराधी हो गया, सजा काट रहा है। ऐसे सजा प्राप्त व्यक्तियों को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। दूसरा यहाँ पर बोल रहा है सैन्य न्यायालय भी। ये भी हमने आपको समझा दिया कि जो सैन्य न्यायालय होता है इनसे सजा प्राप्त व्यक्ति को भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। तीसरा, किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड की सजा हो गई, सजाए मौत दे दी गई, ताजरात हिंद के तहत सजाए मौत दे दी गई है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति जो है कहीं ना कहीं उसको माफ कर सकता है। राष्ट्रपति के पास सैन्य कोर्ट अर्थात वही मैंने जो बोला है कि जो मार्शल कोर्ट होता है, मार्शल कोर्ट और इसके साथ साथ मृत्यु दंड के मामले में क्षमा करने की शक्ति दी गई। राज्यपाल के पास कहीं ना कहीं ये दोनों शक्तियां यहाँ पर नहीं है। राज्यपाल जो है किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से माफ नहीं कर सकता है। कौन माफ कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ कौन माफ कर सकता है, राष्ट्रपति ही इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति के पास जो 5 प्रकार की शक्तियां दी गई वो कैसी दी गई, इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। और वो शक्तियां कौन कौन सी दी गई राष्ट्रपति को जो दी गई, तो नंबर 1 पे हम लोगों ने अभी बात की थी। नंबर 1 पे पूर्ण रूप से क्षमा कर दिया। राष्ट्रपति ने क्या काम किया, राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से यहाँ पे क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। जैसे राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर राष्ट्रपति ने क्या किया, दया याचिका स्वीकार कर ली, तो किसी व्यक्ति को क्या किया, क्षमा कर दिया गया। कैसे, इसके तहत अपराधी को सजा और दोष सिद्ध दोनों से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मुक्त कर दिया जाता है मतलब बिल्कुल ऐसे प्रतीत होगा जैसे निर्दोष है, उसने कोई अपराध किया ही नहीं, ऐसा। कौन सा, क्षमा का प्रयोग करेगा। जब राष्ट्रपति किसका प्रयोग करेगा, क्षमा का प्रयोग करेगा, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वह जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जिस पर दोष सिद्ध हो चुका था, न्यायालय ने दोष अपराधी मान लिया था, उसको सजा दे दी थी, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करके उसको बिल्कुल कैसा, निर्दोष या एकदम जैसे उसने पहले कभी अपराध किया नहीं था ऐसा कहीं ना कहीं कर देगा, अर्थात बिल्कुल मुक्त कर देगा। कौन, राष्ट्रपति कर देगा, जिससे वह तकनीकी रूप से निर्दोष हो जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि अब वह कैसे, अब वह बिल्कुल निर्दोष हो चुका है, उसको मृत्यु दंड की सजा मिली थी, लेकिन राष्ट्रपति ने क्या, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर उसने इस व्यक्ति को बिल्कुल निर्दोष कहीं ना कहीं बना दिया है। क्या न्यायपालिका और राष्ट्रपति की इस शक्तियों को जब हम देखेंगे आपस में टकराव आएगा, क्या यहाँ पर गतिरोध होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसको मानेंगे नहीं बिल्कुल गतिरोध। क्यों, यहाँ पर यह बोला गया, जैसे स्पष्ट रूप से आपको समझाया गया था कि राष्ट्रपति जब इस शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो मानवीय आधार विचार के लिए कर रहा है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा है। क्यों, अगर ये हर व्यक्ति की दया याचिका को सुनना शुरू कर देगा तो कोर्ट का जो काम है वो बिल्कुल मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या करेगा, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपराध करेगा, अपराध करने के बाद में क्या होगा, उसको मालूम है कि कोर्ट हमें ज्यादा क्या देगी, फांसी देगी, और फांसी जब दे देगी तो हम राष्ट्रपति से कहीं ना कहीं, तो ऐसी स्थिति में अपराध जो है बढ़ने की कहीं ना कहीं चांसेस यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा राष्ट्रपति के पास जो दूसरी जो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है वो कौन सी है, लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सजा की प्रवृत्ति को कम करके कठोर सजा में बदल दिया जाता है। जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया। इसमें क्या होता है, सजा की जो सजा दी गई है उस प्रवृत्ति को बदल दिया जाता है। किसी व्यक्ति को क्या हुआ, फांसी की सजा दे दी गई है, और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जब फांसी की सजा हो गई है तो दया याचिका आई है, और दया याचिका के बाद में राष्ट्रपति जब अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा तो राष्ट्रपति या तो क्षमा कर दे, पूर्ण रूप से क्षमा कर दे तो बिल्कुल जेल से बाहर, और उसने अब बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे उसने कभी अपराध किया ही नहीं। लेकिन अगर राष्ट्रपति उस
राष्ट्रपति जब अपनी सजा का जब राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा, तो अपनी शक्ति का प्रयोग जब राष्ट्रपति करेगा, तो ऐसी स्थिति में अगर लघुकरण का प्रयोग करता है, लघुकरण का प्रयोग जब करेगा, तो कोई सजा की जो सजा थी उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन कर देगा। मृत्युदंड अगर किसी को मिला है तो उसको आजीवन कारावास में बदल देगा कि ठीक है तुम मरोगे नहीं, लेकिन अपना जीवन जो है पूरा किसमें, आप अपना जीवन पूरा जो बिताएंगे वो कैसे, जेल में ही बिताएंगे। आपको हमने मृत्युदंड से हमने क्या कर दिया, आजीवन कारावास में हमने आपको बदल दिया। मतलब यहाँ पे सजा का जो टाइप होगा वो बदल दिया जाएगा। नंबर 3 पे अगर हम लोग देखें परिहार, नंबर 3 पे आप देखेंगे तो कौन सा है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति कौन सी है, परिहार। परिहार में क्या होता है, इसमें सजा की प्रकृति जो होती है, प्रकृति में बदलाव किए बिना उसकी अवधि, उसकी ड्यूरेशन जो होती है, अवधि को कम कर दिया जाता है। जैसे 2 साल की कठोर कैद की जगह क्या होता है, 1 साल की कठोर सजा दे दी है। मतलब अगर कोर्ट ने 5 साल किसी को व्यक्ति को कठोर कारावास दिया है, तो राष्ट्रपति परिहार कर सकता है, परिहार शक्ति का प्रयोग करते हुए क्षमा कर सकता है कि उसको 5 साल कठोर कारावास की जगह उसको अब बोला गया 1 साल तक कठोर कारावास रहेगा। मतलब 4 साल उसने कहीं ना कहीं माफ कर दिया, या 3 साल उसने माफ कर दिया, 2 साल उसने माफ कर दिया। किस शक्ति का प्रयोग करके, परिहार का प्रयोग करके राष्ट्रपति क्या करेगा, परिहार का प्रयोग करके राष्ट्रपति जो है ये किसी व्यक्ति की जो सजा है उसकी सजा में कहीं ना कहीं क्या करेगा, कमी, लेकिन जिस प्रवृत्ति में सजा मिली है वही प्रवृत्ति कहीं ना कहीं बनी रहेगी। रीजन, प्रवृत्ति मतलब समझते हैं कि सजा की प्रवृत्ति में बदलाव किए बिना, प्रवृत्ति मतलब जैसे किसी को 2 साल की सजा हुई या 5 साल की सजा हुई है, किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा कठोर कारावास, कठोर मतलब वो उससे श्रम करवाया जाएगा जेल में, जेल में क्या काम करवाया जाएगा उससे, कठोर कारावास। और ये क्या होगा, जैसे किसी कैदी को काम करवाया जा रहा है, पत्थर तोड़वाए जा रहे हैं और खेती का कार्य करवाया जा रहा है, ये सब काम करवाए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, काम आप इससे करवाइए, लेकिन 5 साल की जगह इसने क्या काम किया है, अपनी शक्ति का प्रयोग करके 5 साल की जगह इसने उसकी जो सजा है उसको कहीं ना कहीं 2 साल में परिवर्तित कर दिया। ड्यूरेशन उसकी जो है वो क्या कर दी, कम। 10 साल की किसी को सजा हुई थी, उसकी सजा कितनी कर दी इसने, 5 साल कर दी। किसी को 15 साल की सजा हुई थी, उसने इसकी सजा कितनी कर दी, 10 साल कर दी, कम कर दी। तो ऐसे इस तरीके के कहीं ना कहीं परिहार शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति कर सकता है। अगला कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति जो है वो कौन सी है, अगली जो शक्ति है वो कौन सी है, विराम है। विराम क्या है, विशेष परिस्थितियों में, जैसे अगर कोई शारीरिक रूप से या फिर कोई विकलांगता के आधार पर या कोई गर्भावस्था के आधार पर यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं सजा काट रहा है, तो इसकी सजा में क्या होता है कि इस शक्ति का प्रयोग करके इस विशेष परिस्थितियों के कारण मूल सजा को कम करके कहीं ना कहीं सजा में बदलाव कर दिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को सजा हो गई है, कोई भी सजा हो गई, आजीवन कारावास हो गया है या 10 साल की सजा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, 10 साल की सजा हो गई, आजीवन कारावास हो गया या मृत्युदंड हो गया है, और मृत्युदंड अगर किसी को फांसी की सजा सुना दी जाती है, फांसी की सजा जब सुना दी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो गर्भावस्था में है महिला, अगर किसी को फांसी सजा सुनाई गई है तो ऐसी स्थिति में, या किसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर उनकी कंडीशन को देख करके, किसकी गर्भावस्था है या विकलांगता आधार है या कोई शारीरिक कोई पीड़ा हो गई या कोई चोट लग गई है या कुछ इस तरीके से लग गई है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो मूल सजा दी गई है उसको क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। मूल सजा, जैसे नीले ड्रम वाला कांड आपने देखा होगा, तो वो नीले ड्रम वाले कांड में सजा जो मिली थी उसको, तो उसकी मूल सजा से उसको कहीं ना कहीं क्या किया गया, उसकी मूल सजा से कम कर दिया गया। कारण क्या था, कारण गर्भावस्था था। तो इस आधार पर अगर आप शारीरिक रूप से या विकलांगता आधार पर अगर हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में मूल सजा को बदल करके हम सजा को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बदल सकते हैं या कम कर सकते हैं, या कठोर सजा को कहीं ना कहीं परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कठोर सजा मिली होती तो कठोर सजा यहाँ पे हम खत्म कर देते, सामान्य कहीं ना कहीं परिवर्तन कर देते, किसमें, विराम कर देते। विराम का प्रयोग करने के बाद कौन से, राष्ट्रपति जब क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करेगा तो कौन सी शक्ति का प्रयोग करेगा, विराम का प्रयोग करेगा। प्रविलंबन क्या होता है, प्रविलंबन की जब बात करते हैं इसका अर्थ क्या होता है, प्रविलंबन का अर्थ क्या होता है, प्रविलंबन का अर्थ है कि सजा विशेषकर मृत्युदंड को कुछ समय के लिए टालना या स्थगन करना, ताकि अपराधी जो है राहत की गुहार लगा सके। अब भाई सीधी सी बात है, अगर आपको लग रहा है, डाउट लग रहा है कि क्या है क्या नहीं है, तो राष्ट्रपति जब कहीं ना कहीं जब राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी
जब गृह मंत्री प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को जब सलाह देंगे तो लगेगा कि अभी जो इस पर हमने कहीं ना कहीं जो समीक्षाएं की हैं और जो करवाई हैं विशेषज्ञों द्वारा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं प्रूव कर पाया है कि ये व्यक्ति अपराध में लिप्त ही पाया गया, वास्तविक रूप से अपराध में लिप्त ही पाया गया। त्रुटि जो हुई है वो किस वजह से हुई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो कोर्ट ने सजा दी होती है, राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके क्या करता है, प्रविलंबन शक्ति का प्रयोग करता है। और इसमें क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दे दी है तो यहां पर क्या हो, मृत्यु दंड तो होगा ही होगा उसको, लेकिन अगर 10 तारीख को फांसी देने की सजा अगर दी गई है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब 10 तारीख को फांसी देने की सजा दी गई तो 10 जनवरी को फांसी अगर किसी को होनी है तो उसके टाइम को बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसकी मृत्यु दंड की सजा को कम कर दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कोई आतंकवादी प्रवृत्ति कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और कोर्ट उसको कहीं ना कहीं सजा दे देती है, तो अगर हमें और भी कहीं ना कहीं उससे कुछ जानकारियां कहीं ना कहीं चाहिए होंगी, तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रविलंबन शक्ति का प्रयोग करके उसकी फांसी की सजा को क्या कर सकते हैं, फांसी की सजा को हम कुछ समय के लिए 2 दिन 3 दिन बढ़ा भी सकते हैं। अर्थात आपने देखा कि जो राष्ट्रपति के पास जो 5 प्रकार की जो समाधान शक्तियां हैं, इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति कैसे करता है। जैसे मैंने बोला, राष्ट्रपति जब इन शक्तियों का प्रयोग करेगा तो कैसे कैसे करेगा और किन किन आधारों पर इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। जैसे आपसे देखो, मैंने बोला था कि राष्ट्रपति अगर इस शक्ति का प्रयोग करेगा तो किसके आधार पर करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर करेगा। मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह, वही बात है कि मंत्रिपरिषद की सलाह मतलब जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों में कौन सा मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों में गृह मंत्री कहीं ना कहीं क्या करेगा, दया याचिका की समीक्षा उसके कहीं ना कहीं आधार को देखेगा। तो ध्यान रखना, दया याचिका जब कहीं ना कहीं आएगी या भेजी जाएगी तो गृह मंत्रालय में जाएगी और गृह मंत्रालय परामर्श देगा किसको, गृह मंत्रालय अपने आधार पर विचार करके क्या करेगा, प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से उस व्यक्ति की क्षमा याचिका स्वीकार करवा सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है, ये किसके आधार पर, ये मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उनकी सलाह के आधार पर इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। हालांकि वह एक बार सलाह को पुनः वापस कर सकता है, जो हम बात कर चुके हैं कि राष्ट्रपति अगर कभी भी मंत्रिमंडल के कोई सदस्य राष्ट्रपति को जब सलाह देते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस सलाह को एक बार वापस कर सकता है, 2 बार दूसरी बार अगर कहीं ना कहीं आती है वो, तो उसको मानना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है क्या, राष्ट्रपति के पास अपने खुद के विवेक आधार पर क्षमा करने की शक्ति नहीं है। किसके आधार पर है, राष्ट्रपति अगर किसी को क्षमा करेगा तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को दया याचिका के तहत क्षमा कर सकता है। दूसरा बोल रहा है क्या, न्यायिक समीक्षा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या दया याचिका की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, दया याचिका की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, हाँ या ना। क्यों भाई, दया याचिका राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया कोई निर्णय है, राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया कोई निर्णय है, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक है, तो क्या उसके द्वारा किसी व्यक्ति को जब क्षमा किया गया है तो क्या याचिका स्वीकार हो सकती है या नहीं है। तो ध्यान रखना, तो दया याचिका कहीं ना कहीं इस पर कहीं ना कहीं जो दया याचिका का जो मामला होगा तो इस पर कहीं ना कहीं न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्यों, क्योंकि हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल अमेरिका के संदर्भ में बताया था कि हो सकता है कि राजनीतिक कारण के चलते अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों से अपराध करवाया जाए और अपराध करवाने के बाद में उसको कोर्ट जो है सजा दे रही है, किसी व्यक्ति को ज्यादा कोर्ट क्या मृत्यु दंड की सजा दे रही है। तो ऐसी स्थिति में मृत्यु दंड की सजा जब किसी व्यक्ति को दे दी जाएगी और उसके ऊपर राजनीतिक संरक्षण अगर मिला हुआ है उसको, तो ऐसी स्थिति में वह दया याचिका कहीं ना कहीं डालेगा और दया याचिका गृह मंत्रालय उसकी स्वीकार करेगा और उसको राष्ट्रपति से जो मृत्यु दंड की सजा दी गई थी उसको राष्ट्रपति से क्षमा करवा देगा, मतलब बिल्कुल पहले जैसे घूमेगा। ऐसा कहीं ना कहीं हो सकता है। तो ऐसा अगर होता है तो ऐसी स्थितियों को कहीं ना कहीं समझने के लिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश सरकार में कहीं ना कहीं सुनवाई हुई थी और आंध्र प्रदेश सरकार को लेकर के जब सुनवाई हुई थी तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था, ऐसी स्थिति में कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि दया याचिका जो आई है और उसकी
कहीं ना कहीं दया याचिका जो आई है तो उस पर राष्ट्रपति के निर्णय पर समीक्षा नहीं होगी। राष्ट्रपति का मन है तो वो माफ करे, राष्ट्रपति का मन नहीं है तो वो ना माफ करे। लेकिन जो प्रक्रिया है, जो दया याचिका जो आई है उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायिक समीक्षा किस प्रक्रिया की हो सकती है? जो दया याचिका आई है उस दया याचिका की न्यायिक प्रक्रिया की तो न्यायिक जो दया याचिका उसकी तो न्यायिक प्रक्रिया की तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस होगा उसको अपनाया जाएगा। लेकिन जो राष्ट्रपति ने निर्णय दिया है उस राष्ट्रपति के निर्णय के ऊपर आपकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। जैसे दया याचिका आपने भेजी, और अगर दया याचिका भेजी आपने तो आप राजनीतिक कारण के चलते, धार्मिक कारण के चलते, जातिगत कारण के चलते यदि आपकी याचिका के साथ कोई भी भेदभाव किया गया है, इसकी आपकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि राष्ट्रपति ने हमारी दया याचिका हमारी भेजी गई थी और राष्ट्रपति ने हमें माफ नहीं किया, तो आप कहीं ना कहीं अब क्यों भाई जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। रीजन ये है कि वही बात है कि जो सजा दी है वो किसने दी थी? कोर्ट ने दी थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब हम दया याचिका डाले थे तो ऐसी स्थिति में त्रुटि रही होगी, कुछ ना कुछ रही होगी। तो ऐसी स्थिति में जो गृह मंत्रालय से जो कहीं ना कहीं प्रोसेस शुरू होता है, उस प्रोसेस में अगर कोई भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ होती है या आपकी याचिका के साथ छेड़छाड़ होती है, आपकी याचिका पर विचार नहीं किया जाता, या लगता है कि आप धार्मिक प्रवृत्ति या जातिगत आधार से आपके साथ भेदभाव कर दिया गया है, आपकी इस याचिका के साथ भेदभाव कर दिया गया है, तो फिर आप कहीं ना कहीं ध्यान रखना, आप उसकी कहीं ना कहीं न्यायिक समीक्षा करवा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के निर्णय पर आप न्यायिक समीक्षा नहीं करवा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको ध्यान रखना है कि जो न्यायिक समीक्षा है ये क्या है? क्षमादान की शक्तियां जो होती है, क्षमादान की शक्तियों के प्रयोग की समीक्षा हो सकती है यदि यह मनमाना, अनुचित या दुर्भाग्यपूर्ण हो। मतलब है आपको ध्यान रखना, क्षमादान में भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्णय की नहीं होगी, राष्ट्रपति के निर्णय की नहीं होगी। लेकिन जो दया याचिका आपने भेजी है उस प्रक्रिया की कहीं ना कहीं हो जाएगी। प्रक्रिया जो है आपकी, प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा हो जाएगी, न्यायिक समीक्षा हो जाएगी। जो प्रक्रिया है उसकी न्यायिक समीक्षा हो जाएगी, लेकिन जो राष्ट्रपति का निर्णय है इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ के चलना है आपको। दूसरा, दया याचिका जब आप डालेंगे तो ध्यान रखना, दया याचिका की जो सुनवाई है वो आप ऐसे नहीं कि आप प्रस्तुत हो गए जाकर के साहब राष्ट्रपति के पास पहुंच गए कि साहब हमें माफ कर दो, हमसे ये अपराध हो गया, ऐसा नहीं है। आप लिख करके देंगे, अर्थात मैंने बोला याचिका डालेंगे, आप पहले रिक्वेस्ट करेंगे, आप याचिका डालेंगे, वह याचिका कहां भेजेंगे? वह याचिका आप गृह मंत्रालय भेजेंगे और गृह मंत्री उस पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श करेगा, अपना परामर्श कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपेगा। इसका मतलब क्या है? याचिका जो होती है, जो दया याचिका होती है वो कैसी होती है? मौखिक नहीं होती है। कैसी होती है? लिखित रूप पर कहीं ना कहीं उसको देनी होती है। अर्थात ये क्या कह रहा है कि दया याचिका जो होती है ये कैसी, ये मौखिक सुनवाई के रूप में नहीं होती है। दोषी को दया याचिका पर मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं मतलब ना तो आप दया याचिका डालेंगे, और जब दया याचिका आपने मौखिक नहीं डाली है, आपने कहीं ना कहीं दया याचिका को लिख करके डाला है, तो इसकी सुनवाई जो हो रही है वो भी कहीं ना कहीं रिटन में लिख करके मिलेगी। आपकी दया याचिका को हम स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारे बारे में हमने पता कर लिया कि तुम जिस राज्य से आते हो उस राज्य में तुमने किस किस प्रकार के अपराध कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से पूरी जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित हो गई थी। नहीं, हम नहीं चाहते, क्योंकि न्यायालय का निर्णय जो है बिल्कुल सही है। आपको कहीं ना कहीं उनके निर्णय, हम उनके निर्णय का सम्मान करते हैं। आपकी याचिका खारिज की जाती है क्योंकि आपका रिकॉर्ड जो रहा होगा पीछे वो कहीं ना कहीं गृह मंत्री ने क्या किया? राज्य से मंगवा लिया। क्यों? पूरे राज्य में, पूरे देश में जितने, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की पुलिस पर नियंत्रण किसका होता है? गृह मंत्री का होता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो आपकी कहीं ना कहीं याचिका होती है वो किस पर? गृह मंत्रालय में इसीलिए आती है। जैसे किसी भी राज्य की कोई पुलिस हो किसके अधीन होगी? गृह मंत्रालय के अधीन होती है। किसी राज्य की कोई पुलिस हो किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। लेकिन फौज हमारी गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, फौज हमारी रक्षा मंत्रालय के अधीन है। फौज हमारी किसके अधीन है? रक्षा मंत्रालय के अधीन है। और जितने राज्य हैं इन समस्त राज्यों की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है।
अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज को। आगे देखते हैं पुनर्विचार हेतु याचिका। वही बात है कि अगर याचिका एक बार अस्वीकृत कर दी जाए, एक बार याचिका अस्वीकृत कर दी गई, हमने जांच की, हमने बोला था ये तो सजा लायक ही है, इसको तो 2 दिन पहले सजा हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं, आपको सजा कहीं ना कहीं जो तारीख है उसी तारीख को आपको सजा होगी, अर्थात उसी तारीख में आपको फांसी मिलेगी। तो आपकी याचिका जो होती है, एक बार आपने भेजी याचिका और आपकी याचिका एक बार अस्वीकृत खारिज कर दी जाए, तो आप दोबारा बार बार याचिका को भेजेंगे तो स्वीकार नहीं की जाएगी, तो उस पर ना तो पुनर्विचार किया जाएगा। क्यों बार बार आप भेज रहे हो, हम तो जान चुके हैं ना कि ये फला फला व्यक्ति की याचिका आ रही, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम अब बार बार उसकी कहीं ना कहीं याचिका की सुनवाई नहीं करेंगे। यहां पर बोल रहा है राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र। राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र हमने आपको बता दिए कि राज्यपाल के जो अधिकार क्षेत्र हैं उनमें मृत्युदंड और जो मार्शल कोर्ट होता है उसके अधिकार यहाँ पर नहीं है, बाकी सारे राज्यपाल को कहीं ना कहीं अधिकार यहाँ पर दिए गए। प्रक्रियात्मक सीमाएं क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ध्यान देना। यह शक्ति मुख्यतः उन मामलों में है जहां दोष सिद्ध हो चुके हों। मतलब आपको बताया गया था कि जब तक आपने किसी न किसी आधार पर कानून का उल्लंघन नहीं किया होगा, तब तक आप कैसे इसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं। अगर आपने किसी विधि का उल्लंघन किया है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में अब आपने क्या किया है, उल्लंघन कानून का किया, तो आपको सजा मिलेगी, और जब सजा मिलेगी आपको तो फिर सीधी सी बात है, ये पूरी सीमाएं जो होंगी वो कैसी होंगी, वो आपकी यही आधार सीमाएं होंगी। दूसरी चीजें आप और देख लेते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चाएं की थी कि क्षमा याचनाएं जो होती हैं वो किस किस आधार से होती हैं। क्षमा याचिका कैसी होनी चाहिए, लिखित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, लिखित अभी बताया गया। राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं जब राष्ट्रपति इस दया याचिका पर हस्ताक्षर कर देगा, तो दया याचिका पर जब हस्ताक्षर कर देगा तो राष्ट्रपति को आप न्यायालय में खींचेंगे, नहीं खींच सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया जो हुई है उसके बारे में आप न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से पहले क्या किसी न्यायालय से परामर्श लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। क्या राष्ट्रपति किसी न्यायालय से परामर्श लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। लेकिन परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, लेकिन होता क्या है कि न्यायालय से परामर्श नहीं लेगा। यहाँ पर न्यायालय से परामर्श नहीं लेगा। न्यायालय से परामर्श किन किन विषयों पर लेगा? जैसे आपने जाना है कि राष्ट्रपति को कुछ विशेष अनुच्छेदों में न्यायालय से परामर्श, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने के अधिकार है, लेकिन इस संदर्भ में राष्ट्रपति जो है इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उसको किसी भी न्यायालय से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। वह मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए फैसलों के आधार पर ही कार्य कर सकता है। निर्णय को बताने के लिए भी राष्ट्रपति यहाँ बाध्यकारी नहीं है। सीधी सी बात हमने आपको बताया था, निर्णय को बताने के लिए भी राष्ट्रपति यहाँ बाध्यकारी नहीं है। समीक्षा अगर होगी तो कैसे होगी? धर्म जाति की भावना से। अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपने दया याचिका भेजी थी और उसके साथ कहीं ना कहीं ठीक ढंग से कार्य नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आप न्यायिक समीक्षा करवा सकते हैं। किस केस से? ये आपका इरुपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के निर्णय से। दूसरा, एक शत्रुघ्न चौहान साहब थे, इन्होंने भी कहीं ना कहीं याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट ने। इन्होंने बोला था कि अगर दया याचिका, इन्होंने क्या बोला, दया याचिका अगर डाली जाती है तो दया याचिका का निर्णय के लिए डाली थी। निर्णय जो दया याचिका का निर्णय जो हो वो कैसा हो? जल्द हो। मतलब दया याचिका का निर्णय जो हो वो कैसा हो? जल्द हो। बहुत लंबे समय तक इसको अटकाना नहीं चाहिए। इस संदर्भ में कहीं ना कहीं इन्होंने कोर्ट में कहीं ना कहीं केस डाला था और इनकी सुनवाई के आधार पर कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं सम्मिलित किया गया है। तो आपने अभी देखा कि राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति कैसे कैसे करता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। राष्ट्रपति से संदर्भ भी आपके टॉपिक होंगे, वो सारे कवर कराए जाएंगे। और अभी हम जो यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है और लेखपाल का भी कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन लगभग आ चुका है आपका, तो इन परीक्षाओं के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासेस। और हम लोग मिलते हैं कल नई क्लास के लिए। फिर धन्यवाद।